इस लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। पहला लेक्चर में जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किए हैं, क्या होता है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था, इसका हमने डेरिवेशन देखा था वहाँ पर। और इसमें हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखते हैं तो बाई चांस अगर यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम जीरो लिखेंगे ना, तो जीरो और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होकर जीरो हो जाएगा, तब तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। और जहाँ पर जो है ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करता है। और ये फॉर्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला था जहाँ पर डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। डी की वैल्यू ये होती है। और इसमें हमने ये सब सारी चीज़ें तो हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ से हमारा नेचर ऑफ रूट शुरू हो रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी जो है, डी डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ऐसे केस में जो हमारा रूट्स होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, इसको हम लोग डिस्टिंक्ट को डिफरेंट बोलते हैं। और डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा यानी कि अनइक्वल होगा, अनइक्वल भी बोल सकते हैं उसको। तो अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर हम वहाँ पे उस न्यूमेरिकल में अगर हमें सिंपल से ये पूछा जा रहा है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल है, इमेजिनरी है या फिर डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है, सारे एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट जो है उसमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसीलिए हम लोग यहाँ पर डी की वैल्यू करेंगे उस पहले। तब हो जाएगा डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो रूट्स हमारा रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, दोनों ही होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। और डिस्टिंक्ट को डिफरेंट भी बोला जा सकता है, और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग होगा तो उसको हम लोग अनइक्वल भी बोलते हैं। और अगर डी की वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी कि आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इक्वल। देखो ये तीनों का मतलब सेम होता है। जैसे कि अगर d इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है मेरा, उसमें अगर हम d फाइंड आउट कर रहे हैं तो d की वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि रूट्स जो है रियल है और कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट यानी कि दोनों जो वैल्यू है, रूट दो रूट आएगा ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आएगा तो दोनों रूट जो होगा ना इक्वल होगा। उसी को हम लोग यानी कि कोइंसिडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों रूट जो है एक ही पॉइंट पे लाई करता है, इसलिए उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। और आइडेंटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है, एक जैसा ही है, इसलिए उसको हम लोग आइडेंटिकल बोल रहे हैं। और दोनों वैल्यू में बराबर भी होता है उसको, तो हम लोग उसको इक्वल भी बोलते हैं। और अगर डी की वैल्यू स्मॉल देन जीरो हो रहा है, जीरो से कम अगर डी की वैल्यू आता है, तो उस केस में हमारा रूट्स और इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। वहाँ पे रियल रूट्स नहीं होगा, वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। मतलब रूट ऐसा कि सिर्फ उसको इमेजिन इमेजिन किया जा सकता है, मतलब वो एक्चुअल रूट रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट होगा वो। और चौथे पॉइंट में है कि इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इतना मान लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर वन रूट इस फॉर्म में दिया हुआ है p प्लस आई क्यू, यहाँ पर जो है तो देन अगर इस फॉर्म में एक रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस फॉर्म में, p प्लस आई क्यू के फॉर्म में, p और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस इस फॉर्मेट में रहेगा, तो जो है इसका दूसरा रूट जो होगा इस फॉर्मेट में हो जाएगा। मतलब ये कंजुगेट हो जाता है, मतलब ऐसा हुआ तो दूसरा रूट ऐसा होगा ही, कंजुगेट इसका कंजुगेट होगा ही। तो ये हम यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इतना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये आता है तो देन अदर रूट मस्ट बी कंजुगेट, इतना इतना हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा इसलिए कि अगर इतना दिया हुआ है, अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ तो इसका कंजुगेट ये आ जाएगा, और अगर ये दिया हुआ है तो इसका कंजुगेट ये आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा हूँ। तो ये पॉइंट क्लियर है। और फिफ्थ पॉइंट में ये है कि ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, जहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है। और इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। रियल नंबर
रियल नंबर बिलोंग कर रहा था, तो रियल नंबर के अंदर जो होता है ना, रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाता है, पर ध्यान देना है यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल है एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे रियल नंबर नहीं मानना, यहाँ पे रैशनल है इस कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका ए बी सी बिलोंग्स टू, हम देखेंगे कि रैशनल होना चाहिए, रैशनल है इरेशनल होना चाहिए, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तब क्या होता है यहाँ पे हमारा, तब अगर रैशनल है तब हम देखेंगे कि अगर बाई चांस डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल। अगर मान लेते हैं कि मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसकी ए बी सी की जो है वो बिलोंग कर रैशनल से और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ये सारे कंडीशन दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि अगर फिर हम डी की वैल्यू निकालेंगे, अगर डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, तो फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, तो सिक्सटीन एक परफेक्ट स्क्वायर है ऐसे। देन रूट्स आर रैशनल, तब हम कहेंगे कि अगर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि रूट जो आएगा वो रैशनल आएगा। और अगर एक रूट अगर इस तरह से आ रहा है, अल्फा मान लेते हैं कि एक रूट है, ये क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मान लेते हैं कि अगर अल्फा एक रूट है और जो कि है p प्लस अंडर रूट क्यू इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और p जो है रैशनल है और q जो है सड है, तो हमारा जो है यहाँ पे भी हम कंजुगेट कर देंगे, तो b हो जाएगा जो बीटा जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा p माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस, इसलिए कंजुगेट हो गया इसका। तो हम देखेंगे कि अगर p रैशनल है और q सेट के फॉर्म में है और एक रूट ये दिया हुआ है, एक और दिए, अगर मान लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये सारी कंडीशन दिए हुए हैं, फिर हमें ये देख रहा है कि एक रूट ये गिवन है, अगर ये रूट भी गिवन रहेगा तो हम देखेंगे फिर अपना मिलाएंगे कि हाँ ये पी रैशनल है और क्यू शॉर्ट है। तब फिर हम इसका अगर सेकंड पता करना पड़ेगा तो हम बिना कुछ सोचे समझे, हमें पता है कि सेकंड उसका कंजुगेट आएगा, तो उसका निकाल देंगे, बीटा इज इक्वल टू पी माइनस। अब हम कॉमन रूट्स की बात कर लेते हैं। कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेट सपोज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये अल्फा जो है ये कॉमन रूट है, मतलब अल्फा जो है इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो ये कॉमन रूट है। इफ अल्फा बी द कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन, इतना इतना ये दोनों इक्वेशन का अगर अल्फा क्वाड्रेटिक है, वही चीज़ का ना, इफ अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का अगर अल्फा कॉमन रूट है, तब जो है हम बाय क्रेमर्स रूल से जो है ना अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं। क्रेमर्स रूल से हम वो जो कॉमन रूट है, वो कॉमन जो रूट है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो पता कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं माने कि अल्फा है, लेकिन अल्फा की जगह में क्या कुछ भी आ सकता है, तो वो रूट फाइंड करने के लिए हम क्रेमर्स रूल का यूज़ करते हैं। तो क्रेमर्स रूल को इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला फॉर्मेट में लिखा जाता है, ध्यान रखना, अल्फा का स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन दिस इज इक्वल टू वन अपॉन दिस। और ये चीज़ ये सारी वैल्यू कैसे लिखा जाता है ये मैं बताता हूँ, देखो। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि ये अच्छी सारे लिख देंगे, अल्फा का स्क्वायर डैश यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे इज इक्वल टू अल्फा डैश यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे इज इक्वल टू वन डैश, वन अपॉन है, सॉरी ये अपॉन है, वन अपॉन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये सारी यहाँ पे मैंने डैश बोला था ना, ये अपॉन एक्चुअली में अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, इधर नीचे ब्लैक खाली छोड़ देंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसको ना याद नहीं करना है, इसको इजीली मैं समझाता हूँ, उसको चीज़ों को समझो, क्योंकि अगर आप याद करते हैं ना तो इसको आप कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। समझ जाएंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हम दो इक्वेशन हमारा सामने आएगा, दोनों को जो है अगर समझ जाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन के नीचे क्या आएगा, कौन सा कोफिशिएंट आने वाला है, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर है ना, तो सबसे अल्फा स्क्वायर के नीचे जो है हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ क्या कैसे आया ये बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ना मान लेते हैं कि ये वाला जो है हमारा, इसको हाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये अभी है ही नहीं, फिर आगे जब तक एज्यूम कर लेते हैं, जब तक ये हम फाइंड नहीं करते, तब मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये चीज़ है ही नहीं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला बी डैश को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी डैश मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी डैश, और यहाँ से यहाँ लेंगे ऐसे। तो फिर यही हुआ ना, देखो बी सी डैश, तो बी सी डैश मैंने लिख दिया यहाँ पर, फिर माइनस का साइन दे दिए, फिर यहाँ पे लेंगे हम बी डैश सी,
बी सी डैश, और यहाँ पे ये डैश छूट गया, यहाँ पे डैश होगा, बी डैश सी आ गया, ठीक है। फिर जो है ये वाला वैल्यू हम अल्फा स्क्वायर की अपन जो वैल्यू आ गया वो मेरा आ गया। अब अल्फा के नीचे वैल्यू करना है, तो पहले हमने ये ए एक्स स्क्वायर और ए डैश एक्स स्क्वायर को हाइड किया था, लेकिन अब इसको हाइड नहीं करेंगे, अब हम इसको हाइड कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये वाला, अब इसको हाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये नहीं है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, या फिर उसको आप अपनी उंगली से रख भी सकते हैं, या फिर उसको मान लेते हैं कि ये नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएगी। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, देखो अब यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ हमने बी से लिया था, अब सी पे आ गए हम लोग, तो सी को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, सी और यहाँ पे ए डैश, तो सी ए डैश लिखा है, पहले यहाँ पे ए डैश आ गया क्योंकि सीरियल इसमें लिखा हूँ ऑर्डर में, इसलिए तो सी भी पहले लिखते हैं, सी ए डैश भी लिख सकते हैं, ए डैश सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ बी से यहाँ से शुरू किया था ना, बी से, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से इधर आना है, इससे आगे तरफ ही जाना है, तो बी से अब सी में आ गए, सी ए डैश यहाँ पे लिख दिए। अब जो है यहाँ से सी ए डैश लिख दिए। अब बचा, अब ये आया यहाँ से सी लिख लिए, अब आ जाएंगे फिर ए में, तो सी में है, सी सी एडजस्ट कर दिए, ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, आगे तक माइनस के आगे वाला। ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ये भी आता है कि माइनस के आगे कौन सा लिखेंगे, माइनस के बाद में कौन सा लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बी लिखा ना, बी जो ऊपर वाला है उसको माइनस के आगे ही लिखेंगे, मैं बी से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं बी सी डैश, बी को आगे लिखा हूँ, सी डैश को बाद में, सी बी सी डैश माइनस, और जो नीचे वाला वैल्यू है बी सी डैश, और ये नीचे से जो लिख रहा हूँ मैं उसको बाद में लिख रहा हूँ। जो जैसे कि फिर मैं सी में आ रहा हूँ, तो पहले बी के बाद सी में आ गए, सी को पहले लिखेंगे, सी ए डैश को पहले लिख दिए, फिर जो हमारा ये नीचे से आ रहा है ए और सी, ए सी को बाद में लिखेंगे, ए सी डैश को बाद में लिखेंगे। ऐसा इसलिए आ रहा है ना कि बी के बाद हम सी में गए, तो सी वाले का जो ऊपर वाला वैल्यू के साथ जो नीचे वाला ए डैश का मल्टीप्लाई होगा उसको हम पहले लिख देंगे। यहाँ पे सी में आ गए, अब फिर हम मान लेते हैं कि अब इस वैल्यू को हाइड कर देते हैं। अब हम सी के बाद ए में आएंगे, ए, तो ए पहले है, ए ऊपर वाला है, ऊपर वाले वैल्यू को जो नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, इसको हम पहले लिखेंगे माइनस से पहले, तो ए बी डैश लिख दिए, और जो है फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ए बी डैश हो गया, फिर अब ये बच रहा है ऐसे, तो ये हो जाएगा ए डैश बी, तो फिर मैंने यहाँ पे ए डैश बी लिख दिए। ये चीज़ें समझ में आ गई है ना, और अगर नहीं आते तो तुम इसको फिर से बैक करो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बैक करके इस चीज़ को फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। और इसी इसको मैं फिर से लिखा हूँ यहाँ पर, तो देखो अब ये अल्फ़ा की वैल्यू मुझे पता करना है, तो मान लेते हैं कि एक बार मैं ये दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ, कि ये दोनों इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये तीनों बराबर है ना, लेकिन फिलहाल मैं ये दोनों का कंपैरिजन का ये कंसिडर कर रहा हूँ ये दोनों को। और देखो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा रह गया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गई, नहीं, ये अल्फ़ा तो मैंने यहीं रख दिया, लेकिन ये नीचे है, तो इसको मैं इसके ऊपर की साइड ला सकता हूँ, ऐसा किया जाता है ना, तो कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पे जो है इसको उठा के, ये नीचे था, क्रॉस करके उसको ऊपर इधर, इस साइड से अगर उसको उस साइड ले जाएंगे तो इधर नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ चुका है, और ये एज इट इज़ नीचे रह गया है। अब जो है वो दोनों इक्वेशन कर लिए, अब हम ये दोनों इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, ये दोनों को, ठीक है, वो दोनों को कर लिए, अब ये दोनों को देखते हैं। तो देखो एक यहाँ पे एक अल्फ़ा है, और ये एक अल्फ़ा का स्क्वायर है, इसको इसको काटेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, अब बचा ये अल्फ़ा। तो अब ये अल्फ़ा जो है मान लेते हैं कि यहाँ मैंने लिखा, ये अल्फ़ा यहाँ पे मैंने लिखा, अब यहाँ से जो है ये नीचे है, इसको उठा के मैं ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, तो इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये ऊपर आ गया ये, और ये जो है ये एज इट इज़ नीचे रह गया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अब जो है ये वाला इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं और इससे भी पता कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी पता कर सकते हैं। और ये कैसे आया ये पीछे तरफ समझते हुए आए वो, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप फिर से बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। और बाई चांस एक कंडीशन और होता है इसमें, देखो इफ रूट्स आर सेम, इफ बोथ द रूट्स आर सेम, मान लेते हैं कि दो इक्वेशन मैंने किया था ना कि दोनों इक्वेशन का रूट्स अगर सेम है, इफ रूट्स, इफ बोथ द रूट्स आर सेम, अगर दोनों रूट सेम है, इक्वल आता है, जैसे कि वहाँ पे एक रूट कॉमन आया था ना, तो अगर मान लेते हैं कि दोनों रूट अगर सेम है, एक रूट की बात नहीं कर रहे हैं, अब अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे पता चल गया कि दोनों रूट सेम है, तो उस
उसको ऐसे पता करेंगे। अगर वहाँ पे कंडीशन लिख दिया कि किसी न्यूमेरिकल में कि दोनों रूट सेम है, तो उसको इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें। समझ गए? इसको भी याद रखना है, लेकिन कंडीशन के साथ, इफ बोथ द रूट्स आर सेम देन ये वाला फॉर्मूला लगेगा।